हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप सबके लिए एक बार फिर से लेके आ गया हूँ कुछ बिल्कुल सच्ची डरावनी कहानियाँ। ये सभी बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं जिन्हें सुन के आपको ये मानना ही पड़ेगा कि इस दुनिया के अलावा भी किसी और दुनिया का वजूद भी है, जो कि समय समय पे हमें अपने साथ होने का एहसास कराते रहते हैं। तो चलिए अब बिना वक्त ज़ाया किए मैं सीधे सीधे कहानियों पर आता हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहता, अब मैं सीधा घटना पे आता हूँ। ये बात करीब 2007 की है, जब मैं 11 साल का था और मेरा छोटा भाई जो कि 7 साल का था। मेरे मम्मी पापा जॉब करते थे तो इसलिए वो काम पे ही गए हुए थे और मेरी दादी जी बाज़ार में सामान लाने के लिए गई हुई थी, इसलिए हम दोनों भाई घर पे अकेले थे। आपको बता दूं कि हमारा घर 3 मंजिला है, जो कि हम दोनों के खेलने के लिए उस वक्त काफ़ी बड़ा था। तो क्योंकि हमारा घर इतना बड़ा है ही, इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कुछ खेला ही जाए। फिर हमने छुपन छुपाई खेलने का फ़ैसला किया। हमने कुछ देर तक खेला और उसके बाद डैन देने की बारी मेरी आ गई। मैंने गिनती की और अपने भाई से पूछा, क्या मैं तुम्हें ढूंढने आ जाऊं? इतना कहने के बाद मैं उसे ढूंढने के लिए चला गया। वैसे तो खेलते वक्त मैं और मेरा भाई दोनों ही ऐसी जगहों पे छुपते हैं जहाँ पे ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरा भाई एक काफ़ी आसान सी जगह पे छुपा हुआ था। वो थे पहली मंजिल का पर्दे के पीछे। मैंने जैसे ही नीचे गया सीढ़ियों से तो मैंने देखा कि विंडो से जो लाइट आ रही है वो पर्दे में से उसकी परछाई को दर्शा रही थी और नीचे उसके जूते भी मेरे को साफ दिख रहे थे। मैंने सोचा कि चलो अब मैंने इसे पकड़ ही लिया है और मैंने उससे कहा, चलो अब मैं जीत गया, तुम काफ़ी बेकार सी जगह पे छुपे हो। ना ही वो हिला और ना ही उसने कुछ जवाब दिया, तो मैं ऊपर की तरफ आ गया। मैंने इस बात पे उस वक्त ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं ऊपर आके सोफे पे ऊपर बैठ गया और फिर उसका इंतज़ार करने लगा, सीढ़ियों की तरफ देख के। करीब 20 मिनट के बाद मैंने एक बड़ी हैरान कर देने वाली चीज़ देखी। मेरा छोटा भाई तीसरी मंजिल से नीचे आया, जबकि मैंने अभी कुछ देर पहले ही उसे सबसे नीचे वाले फ्लोर पे पकड़ा था। उसने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए मुझसे पूछा, तुम्हें मुझे ढूंढने क्यों नहीं आए? मैं कुछ क्षणों के लिए शांत हो गया और उसके बाद मैंने पूछा, क्या तुम बेसमेंट में पर्दे के पीछे नहीं छुपे हुए थे? और उसका आंसर आया, नहीं, मैं तो तीसरे मंजिल पे था। और उसने मुझे ये भी बताया कि करीब 15-20 मिनट पहले उसने मेरी आवाज़ सुनी। उसे लगा कि शायद दादी जी आ गई हैं, तो शायद मैं उनसे बात कर रहा हूँ, और वो छुपा रहा। लेकिन असली बात तो ये थी कि मैं नीचे अपने छोटे भाई को समझ के बात कर रहा था। ये सोच के हम दोनों ही नीचे की तरफ गए और हमने देखा कि वहाँ पे पर्दे के पास कोई भी नहीं परछाई थी और ना ही वहाँ पे वो जूते थे। मैंने अपने भाई से पूछा कि तुम्हारे वो वाले जूते कहाँ हैं जो मैंने उस वक्त उसे पहने हुए देखे थे, तो उसने मुझे लाके दिखा भी दिए। वो जूते ऊपर बॉक्स में बंद रखे थे। उस दिन के बाद से मुझे सही से कुछ भी नहीं पता कि आखिर मैंने उस दिन देखा क्या था। करीब 3.5 साल पहले हमने वो घर किसी प्रॉब्लम्स के कारण खाली कर दिया है, लेकिन मुझे आज तक ये भी नहीं पता कि आखिर उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि मेरे भाई का फर्स्ट फ्लोर से सीधा 3rd फ्लोर पे जाना ऐसे तो नहीं जा सकता था वो, क्योंकि मैं वहाँ पे 2nd फ्लोर पे बीच में ही बैठा हुआ था। आपको क्या लगता है, मुझे ज़रूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की पहली घटना। अब मैं आगे की कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। मेरा नाम शिवम है। मैं आपको शुरू में ही बता दूं कि ये घटनाएं जो हमारे साथ घटी थी ये कुछ लंबी हैं, तो मैं इसके लिए आपको शुरू में ही बता रहा हूँ। अब मैं सीधा घटनाओं पे आता हूँ। मुझे याद है कि मेरी मम्मी ने मुझे एक बार एक स्टोरी सुनाई थी जब मैं छोटा था। मेरे पापा एक रोड ट्रक ड्राइवर हैं, तो वो ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। तो घर पे मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी बहन मेरी मम्मी के साथ रहते हैं। एक रात की बात है, वो किसी तेज़ रोशनी के कारण उठी थी, जो कि हमारे बेडरूम की विंडो में से साफ अंदर की तरफ आ रही थी। पहले तो उन्होंने ये सोचा कि शायद विंडो के सामने किसी ने हेडलाइट ऑन करके
अपनी गाड़ी पार्क कर दी है, जिस कारण बेडरूम की विंडो से सीधा अंदर की तरफ लाइट आ रही है। अब उनकी आँख खुल ही गई थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना बच्चों को एक बार देख लूं। लेकिन जब वो अपने बेड पे से उठी तो उन्होंने एक बहुत ही अजीब चीज़ नोटिस की। जो लाइट थी वो घर की सिर्फ एक खिड़की में से नहीं, बल्कि हमारे घर में जितनी भी खिड़कियां थी उन सभी खिड़कियों में से अंदर आ रही थी। उन्होंने फिर भी उस लाइट पे ज़्यादा नोटिस नहीं किया और उसके बाद हमें देखने के लिए हमारे रूम में आ गई। वहाँ पे उन्हें मेरी छोटी बहन और मैं तो मिल गया, लेकिन मेरा छोटा भाई जो कि करीब 3 साल का था वो उन्हें उस वक्त नहीं मिला। उन्होंने पूरे घर में उसे ढूंढना शुरू किया और आखिरकार उन्होंने लॉन्ड्री रूम में उसे पीछे का दरवाज़ा खोलते हुए बैकयार्ड में जाते हुए देखा। और जैसे ही उन्होंने जाके दरवाज़ा खोला तभी उनकी आँख खुल गई। वो ये सोचने लगी कि शायद ये कोई सपना है। उसके बाद जैसे ही उनकी नींद सी खुली उन्होंने फिर से कमरे में ध्यान से देखना शुरू किया। उन्होंने देखा इस बार हम सभी बच्चे उनके पास में ही सोए हुए हैं और उन्होंने इस बार एक बहुत अजीब चीज़ देखी। उन्होंने देखा कि हमारे रूम के सबसे कोने में एक काले कलर का छोटा सा साया बैठा हुआ है और उनके देखते ही वो इधर उधर कमरे में भागने लगा। जैसे ही वो उठ के उस साए का पीछा करने लगी तुरंत उनकी फिर से आँख खुली। अब वो ये सोच रही थी कि क्या मैं सपने के अंदर एक सपना देख रही थी। ये घटना मेरी मोम को ज़्यादा कुछ समझ नहीं आई और ये तो आज तक भी नहीं पता कि वो उस रात सच में हुआ था या फिर वाकई में कोई सपना था। लेकिन अगले दिन जो हुआ उसने मेरी मोम को शॉक में डाल दिया। वो बाहर कुछ काम से गई हुई थी कि तभी मेरे पड़ोस वाली रहने वाली आंटी ने मिली उनसे और उनसे एक सवाल पूछा, क्या आप रात में देर रात तक कल पार्टी कर रहे थे? मेरी मम्मी ने सीधा सीधा ना में जवाब दे दिया और पूछा क्यों? तो उन्होंने बताया कि कल उनके हस्बैंड की उनसे लड़ाई हो गई थी, तो इसलिए वो कल उस रूम में आई थी जिसका फेस हमारे घर के सामने रहता है। तो उन्होंने देखा कि रात में करीब 3 बजे के वक्त जब उनकी आँख खुली तो हमारे घर में से एक बहुत ही तेज चमकती हुई रोशनी बाहर की तरफ आ रही थी, जो कि घर की सारी खिड़कियों में से बाहर निकल रही थी। ये घटना काफ़ी अजीब थी, जिसका तोड़ हमें आज तक भी नहीं पता चला कि आखिर हुआ क्या था। अब ये घटना तो तब की थी जब मैं छोटा था। अब मैं आपको सीधा अभी की घटना बताता हूँ, जो कि करीब 2 या 3 साल पहले ही घटी। अब मेरा खुद के घर है और मेरे खुद के बच्चे भी हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो अभी हमारा घर है उसके पीछे की साइड एक कब्रिस्तान भी है, या फिर यूँ कहें कि था। वहाँ पे पहले कब्र दफनाई जाती थी। एक शाम जब मैं ऑफिस से घर की आया तो मेरा सबसे छोटा वाला बेटा को मैंने बेड पे लेटा हुआ पाया। मैंने सोचा कि वो सो रहा है कि अचानक से वो उठा और चिल्लाने लगा और अपने कब्रिस्तान की तरफ हाथ दिखा के ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और मुझसे कहा, पापा अंदर आ जाइए, वो हमारे लिए आ रहे हैं, वो हमको लेके चले जाएंगे, वो हमें लेके चले जाएंगे। ये सुन के एक पल को तो मुझे भी काफ़ी ज़ोर का झटका सा लगा। फिर मैंने सोचा कि शायद ये कोई सपना देख रहा होगा, जिसे कि इसने सच मान लिया है। उसने मुझे उस शाम कमरे में से बाहर नहीं जाने दिया। पता नहीं क्यों वो उस रात कुछ ज़्यादा ही डर गया था। उसी हफ्ते में बाद में करीब रात के 2 बजे एक दिन मेरी आँख खुली जब मैंने फिर से अपने बेटे को रोता और चिल्लाता हुआ देखा। मैं भागते हुए उसके कमरे में गया और मैंने उससे पूछा क्या हुआ, तो उसने फिर से वही कहा, वो मुझे फिर से ले जाना चाहते हैं। मैंने उससे पूछा वो कौन, बताओ बेटा मुझे खुल के। और उसने कहा वो बुरी शक्तियाँ, वो मुझे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं। ये बात मुझे सुन के काफ़ी अचंभा हुआ और उसने एक और बड़ी अजीब सी बात करी। उसने कहा कि हमारे इस घर की छत पे कुछ उड़न तश्तरी जैसा उड़ रहा है। अब ये घटनाएं मुझे काफ़ी अजीब सी लगने लगी थी। मैं सोच रहा था
कि एक 4 साल के बच्चे के साथ इमेजिनेशन का काम है, या फिर ये घर के थोड़े अजीब से माहौल के कारण इसके दिमाग में घटनाएं बैठ चुकी हैं। अब मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं अपने बेटे को ऐसे डर से कैसा छुटकारा दिलवाऊं, जो कि पता नहीं सच में है भी या फिर नहीं। खैर, उसी हफ्ते एक दिन और बाद मुझे हमारे पड़ोस का एक लड़का मिला, जिसने मुझे एक बहुत ही अजीब बात बताई। उसने मुझे बताया कि हमारे घर के ऊपर बीती रात में कुछ काफ़ी सफ़ेद सी रोशनी वाला एक गोल सा यान उड़ रहा था। मैंने उसकी बात पे यकीन तो नहीं किया, लेकिन ये सब संयोग कैसे हो सकता है कि मेरे बेटे ने भी मेरे को पिछली रात कुछ ऐसी ही बातें बताई थीं। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि तभी एक और ऐसी घटना हुई जिसने पता नहीं क्यों मुझे ये शहर छोड़ के जाने के लिए मजबूर ही कर दिया। ये घटना हुई थी मेरे और मेरे दोस्त एजे के साथ। हम बाहर गए हुए थे शहर से। रात के करीब 9 बजे के आसपास हम घर की तरफ आने लगे। हाईवे काफ़ी खाली सा था, तो हमारी गाड़ी हमने अच्छी खासी स्पीड में चला रहे थे कि तभी हमें बीच रोड पे से काफ़ी ज़ोर से लाइट चमकते हुए हमारी तरफ दिखाई दी। हमने पहले तो सोचा कि शायद कोई फ्लैशलाइट हमारी तरफ दिखा रहा है कि तभी हमें थोड़ा साफ से दिखाई दिया कि एक आदमी, उसके हाथ में शायद फ्लैशलाइट है, जो कि हमारी तरफ करके खड़ा हुआ है। हमने फ़ौरन ब्रेक मार दिए। जब तक हमने ब्रेक मारे तब तक वो लाइट वहाँ से गायब हो चुकी थी। हमारी गाड़ी पूरी झटके के साथ रुकी थी और अंदर और बाहर की लाइट बंद हो चुकी थी। कुछ सेकंड के बाद फिर से गाड़ी की लाइट स्टार्ट हुई और गाड़ी भी। एजे ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। जब मैंने उससे पूछा कि आखिर हम किस चीज़ से टकराए थे, हमने बाहर निकल के देखा तो कुछ भी नुकसान गाड़ी को नहीं हुआ था। आखिर ये कैसे हो सकता है? अभी अभी हमने एक आदमी को बिल्कुल सामने देखा था और बिल्कुल सुनसान हाईवे पे वो कहाँ चला गया। मैं अपने खैर मम्मी पापा के पास चला गया। पूरे रास्ते भर में तो एजे ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जैसे ही मैं घर पे गाड़ी से बाहर निकलने लगा तो उसने मुझसे कहा कि प्लीज़ गाड़ी से बाहर मत निकलो। मैं इस अजीब व्यवहार से थोड़ा शॉक्ड था। उसने मुझसे कहा कि जिस चीज़ से गाड़ी टकराई थी वो अभी भी गाड़ी के अंदर ही है और हमारे बाहर निकलते ही कुछ बुरा हो सकता है। ये सुन के मेरे दिल में बहुत ज़ोर से डर दौड़ने लगा। लेकिन खैर मेरे पापा खुद ही घर से बाहर आ गए और उसके बाद जैसे तैसे हम घर से बाहर निकले। और इस बात से मुझे वही बचपन की घर के ऊपर लाइट्स वाली बात याद आ गई। आपको क्या लगता है कि ये घटनाएं आखिर क्या थी? ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? उस घटना के बाद से मैंने वो शहर छोड़ दिया और अब मैं एक दूसरे शहर में आके रह रहा हूँ। यहाँ पे अब तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो भी ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम आज की अगली कहानी की ओर भी ध्यान देते हैं। ये घटनाएं काफ़ी डरावनी हैं। ये मेरे साथ तब घटनी शुरू हुई थी जब करीब 10 साल की उम्र में मेरी दादी जी हमारे साथ रहने के लिए हमारे घर पे आई थी। करीब 6 महीने पहले मेरे ग्रैंडपा की डेथ हुई थी। इससे मुझे इतना तो पता था कि दादी जी घर पे अकेले बोर होती होंगी काफ़ी, तो इसलिए हमने दादी जी को हमारे साथ ही रहने के लिए बुला लिया। खैर मैं अपनी दादी जी से बहुत प्यार करता था। वो रात में हमेशा मेरे पास आके मुझे प्यार करती थी। वो मेरे को कहानियाँ भी सुनाती थी, कई तरह की, वर्ल्ड वॉर से जुड़ी और कई तरह की कहानियाँ। लेकिन जो कहानियाँ सबसे ज़्यादा मुझे पसंद थी वो थी भूतों की कहानियाँ। दादी जी ने मुझे कई सारी कहानियाँ सुनाई हुई थी, ओइजा बोर्ड से रिलेटेड, टैरो कार्ड से रिलेटेड। लेकिन सबसे कहानियों में मेरे को हंसी आ जाती थी, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसने अब तक की मेरी ज़िंदगी को पलटा हुआ है।
दादी जी मुझे जब भी कहानी सुनाती थीं तो कमरे की लाइट्स को बंद कर देती थीं और दरवाजे को खोल के चांद की रोशनी को हमारे कमरे के अंदर आने देती थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ जिस घटना ने मुझे सबसे ज़्यादा डराया। ग्रैंडमा ने मुझे बताया कि एक बुरी शक्ति होती है जो कि नहाते हुए लोगों को मार देती है। उन्होंने मुझे इसके बारे में ये बताया कि वो जब भी नहाती हैं कभी भी 10 सेकंड से ज़्यादा अपनी आंखें बंद नहीं रखनी चाहिए, किसी को भी नहीं। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है, हमें 10 सेकंड से ज़्यादा अपनी आंखें क्यों नहीं बंद करनी चाहिए। तो उनका जवाब काफ़ी अजीब था। उन्होंने कहा कि तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें ये बात मैं बाद में बताऊंगी। ये बात ध्यान रखना कि जब भी कभी तुम नहाओ तो 5 सेकंड या 10 सेकंड तक अपनी आंख बंद करोगे तो ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर तुम करते हो तो ये रिस्की हो सकता है। मैंने उनसे पूछा कि इसमें आखिर रिस्की है क्या। उन्होंने थोड़ा सा रुक के बोलना शुरू किया, खैर इस रिस्की सिर्फ तभी होगा जब तुम 10 सेकंड से ज़्यादा अपनी आंखें खोले रखोगे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या तुमने अपने दोस्तों के साथ वो वाला गेम खेला है जिसमें कि जब बंदा अपनी पीठ किए होता है तभी उसके पीछे खड़े हुए लोग पीछे उसके पास चल के आ जाते हैं और जैसे ही वो देखता है तो वो रुक जाते हैं। फिर बच्चे ने मैंने कहा कि हाँ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल वैसे ही जब भी तुम नहाते हुए अपनी आंख बंद करते हो तो वो बुरी आत्मा आ जाती है और तुम्हें परेशान करने लगती है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और उन्होंने बताया। मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो कौन है। तो उन्होंने कहा कि ठीक से किसी को भी नहीं पता। कोई कहता है कि ये कोई अजीब सा जानवर है जो कि अंदर की गर्मी और बदबू से बाहर आ जाता है, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये कोई शैतान है जो कि बादलों से आया है। आपको अभी तक ये सुनने में बिल्कुल कैसी ही फैंटेसी कहानियों में लग रही होंगी, लेकिन इसलिए मेरी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव दिया ये अभी आपको आगे पता चलेगा। मैंने उनसे पूछा कि आखिर वो क्यों परेशान करती है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम इसके बारे में चिंता मत करो, बस तुम्हें रूल्स फॉलो करने होंगे। मैंने पूछा कैसे रूल्स। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जब भी तुम शावर में हो कभी भी 10 सेकंड से ज़्यादा अपनी आंखें बंद मत करना। मैंने उनसे पूछा वरना क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें उसके बाद ऐसा लगने लगेगा कि मानो कोई तुमको देख रहा है, और अगर तुम 15 सेकंड से ज़्यादा आंख बंद करते हो तो तुम्हें कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगेगी। मैंने उनसे कहा कि कैसी आवाज़। तो उन्होंने कहा कि शावर के ग्लास पे टैप टैप की आवाज़, और उसके बाद वो तुम्हें धीरे धीरे मार देगा। ये दादी जी की अब तक की सबसे ज़्यादा डरावनी कहानी थी जिससे मुझे नाइटमेयर्स आने लगे। जब भी अब मैं अपने कमरे में अकेला होता तो मुझे उसी चीज़ के बारे में ध्यान आ जाता और मुझे नींद भी नहीं आती, और अगर जैसे तैसे मुझे नींद आ भी जाती तो फिर उसके बाद मुझे नाइटमेयर्स आने लगते जिनमें मैं बहुत ही ज़्यादा डर जाता, और जब मैं जागता तब भी मुझे उसी का ख्याल आता। और सबसे ज़्यादा बुरा तो तब लगता जब मैं नहा रहा होता था, तभी दादी जी की कहानी मेरे दिमाग में आ जाती थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डरा सा रहने लगा। एक दिन मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मैं नाइटमेयर से उठते ही रोने लगा। मेरी मम्मी ने मेरी रोने की आवाज़ सुन ली और मेरे पास आके पूछी कि क्या हुआ। मैंने उन्हें अब तक घटी सारी बातें बता दी। इसके बाद मेरी मॉम ने मुझ पे तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मेरी दादी जी से काफ़ी गुस्सा हो गई थी। मेरी मम्मी पापा का कमरा मेरे पड़ोस वाला ही रूम है, तो अगर वहाँ पे कुछ बात होती हैं तो मुझे धीरे धीरे से दीवार पे कान लगा के वो आवाज़ें सुनाई दे जाती हैं।
उस रात मैंने सुना कि तुम्हारी मम्मी ये क्या बता रही हैं। हमारा बेटा बिल्कुल डरा हुआ रहने लगा है। अपनी मम्मी को कुछ बताओ, उन्हें शांत करवाओ, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। ये आवाज़ें मुझे उस दिन मेरे मम्मी पापा के कमरे में से आईं। उसी रात बाद में दादी जी मेरे पास आईं और उन्होंने मुझसे कहा, बेटा क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा बस ख्याल रखना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ दादी जी मुझे पता है। तो उन्होंने फिर से कहा, मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रही थी कि ताकि तुम सेफ रहो, लेकिन शायद तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए ज़्यादा सही हैं। शायद मुझे तुम्हें इतना नहीं बताना चाहिए था। उसके बाद दादी जी का चेहरा काफ़ी उदास सा दिखने लगा और मैं भी चुपचाप लेटा ही रहा। उसके बाद क्या हुआ मुझे ज़्यादा पता नहीं। दादी जी काफ़ी चुपचाप सी रहने लगी और करीब 1 हफ्ते बाद जब मेरी उनसे ये बात हुई थी, मैं सुबह सुबह जब उठा एक बुरे सपने से। रूम में काफ़ी शांति थी। मुझे पता नहीं क्यों मैंने अपने पेरेंट्स के रूम में भी जाके देखा तो वहाँ पे भी शांति बनी हुई थी। पूरे घर में अजीब सी सिहरन सी पैदा हुई पड़ी थी। अचानक से मुझे ध्यान दिया कि बाथरूम की लाइट्स ऑन है। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैं जल्दी से बाथरूम में भाग के गया और अंदर आवाज़ लगाने लगा, दादी जी गेट खोलिए। लेकिन अंदर से कोई साउंड नहीं आया। मैं गेट ज़ोर ज़ोर से दबाने लगा, ज़ोर ज़ोर से खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से फिर भी कोई आवाज़ नहीं आई। मेरे मम्मी पापा भी तब तक आ चुके थे और जैसे तैसे करके, क्योंकि वो एक ज़्यादा तगड़ा गेट नहीं था तो वो टूट गया। और उसके बाद जो मैंने देखा आप उस पर यकीन भी नहीं करोगे। अंदर मेरी दादी जी की लाश पड़ी हुई थी। उनके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, ना ही उनके बदन पे कोई कपड़े थे। शावर के अंदर उनके लेटे लेटे ही न जाने कैसे डेथ हो गई थी। उसके बाद मैं ये देख के काफ़ी डर गया। बाद में जब उनका क्रियाक्रम हो गया तो मेरे डैड ने मुझे ये बताया कि उनकी डेथ शायद हार्ट अटैक से हुई है। लेकिन उस वक्त एक 10 साल का बच्चा होते हुए भी मैं समझ गया कि आखिर हुआ क्या था। अब मैं काफ़ी बड़ा हो चुका हूँ और अब भी मैं जानता हूँ कि आखिर हुआ क्या था। मेरी पत्नी को लगता है कि मेरी दादी जी ने मुझे ट्रॉमाटाइज़ करके रखा हुआ है जब से मैं छोटा हूँ। लेकिन असली बात तो ये है कि बचपन में जो हुआ था उसकी सच्चाई तो ये थी कि जब मैंने दादी जी की लाश देखी थी उस वक्त दरवाजे पे के अंदर जो शीशा लगा हुआ था उस पे उंगलियों के निशान थे। सिर्फ अंदर की तरफ से ही नहीं बल्कि बाहर की तरफ से भी। इस घटना को आज से काफ़ी साल हो गए हैं, लेकिन तब से अब तक मैं नहाया भी नहीं हूँ। ये बात आपको काफ़ी अजीब लगेगी, लेकिन न जाने क्यों अब मैं नहीं नहाता। मुझे अब बार बार मेरी दादी जी की वही लाश की तस्वीर मेरे दिमाग में बन जाती हैं। मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है। दोस्तों, मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये जो अभी मैंने आपको कहानी सुनाई ये एक फिक्शनल कहानी थी, तो इसलिए आप इसको अपनी भावनाओं पे ना लें। अब बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए मैं अगली कहानी की तरफ बढ़ता हूँ। ये हमारी अगली कहानी हमें विशाल ने भेजी है। अब मैं आगे की कहानी आपको उन्हीं के शब्दों में बताता हूँ। मेरा नाम विशाल है। आज मैं आपको वो कहानी सुनाऊंगा जिसके बाद हमें अपने ही घर में डर के रहना पड़ रहा है। ये स्टोरी आज से 5 दिन पहले की है। मेरा छोटा भाई जिसका नाम तुषार है, वो एक दिन अपने दोस्तों के साथ किसी पार्टी में गया हुआ था। जब वो वहाँ से घर आ रहा था तो उसका पैर चौराहे में रखे नींबू और मटके में लग गया
उसकी एज उस वक्त 12 साल की ही थी, तो इसलिए उसे टोटके के बारे में नहीं पता था। उस रात को जब वो घर आया तो एकदम से गिर के बेहोश हो गया। हम सभी लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। मेरी मम्मी जी ने हनुमान जी की मूर्ति उसे दिखाई तो वो एक बार को उठा और अजीब सी आवाज़ में चिल्ला के बोल रहा था। वो 3 आवाज़ों में एक साथ बोल रहा था, इस मूर्ति को हटाओ वरना तुम सबको मार दूंगा। वो एक ही दिन में कई बार बेहोश हो जाता और जब उठता तो उसके शरीर में किसी और की आत्मा होती। हमने बहुत ही सारे पंडित और तांत्रिकों को दिखाया पर कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। फिर एक दिन तुषार को लेकर हम गांव में आ गए, क्योंकि हमारे दादाजी ने हमसे कहा था कि यहाँ एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा हैं जो कि उसको ठीक कर देंगे। रात को उसकी बहुत ही तबीयत ख़राब होने की वजह से हमें अपने घर से रात में करीब 1 बजे निकलना पड़ा। मेरे नाना का गांव करीब 30 किलोमीटर दूर था, इसलिए काफ़ी वक्त लगने वाला था और सब डरे हुए थे कि अगर गांव जल्दी ना पहुँचे गए तो मेरा भाई न चला जाए हमसे कहीं दूर। जब हम अपनी कार से जा रहे थे तो रात के करीब 3 बजे एक आदमी हमें रास्ते में लेटा हुआ दिखाई दिया। ये उस वक्त पूरा रोड सुनसान था, पेड़ ही पेड़ थे हर जगह पे। ये नज़ारा देखकर हम काफ़ी डर गए, लेकिन मेरे पापा ने गाड़ी नहीं रोकी और साइड से निकाल ली। वो जो भी कोई था वो नहीं चाहता था कि शायद हम तुषार को लेकर गांव लेकर जाएं। उसने बहुत कोशिश की हमें रोकने की, लेकिन जब 5 किलोमीटर दूर रह गए हम लोगों ने सोचा कि अब ये शब्द शायद ख़त्म हो गया, अब हम बिल्कुल ठीक से वहाँ पे पहुँच जाएंगे। लेकिन अभी वो सिलसिला शुरू हुआ जो कि हमारी लाइफ का सबसे ख़तरनाक टाइम था। हम गाड़ी काफ़ी तेज़ स्पीड में चला रहे थे, लेकिन फिर भी न जाने क्यों 70 की स्पीड पे भी होने के बावजूद गाड़ी ऐसा लग रहा था कि मानो काफ़ी भारी भारी सी होकर चल रही है। कि तभी मेरा बेहोशी में पड़ा हुआ भाई उठा और बोला कि गाड़ी को 4 आदमियों ने पीछे से पकड़ रखा है और वो गाड़ी को और आगे जाने नहीं दे रहे हैं, और एक औरत की आत्मा भी वो हमारी कार में बैठी हुई है और डरावनी हंसी हंस रही है। मेरा भाई बहुत ही डरा हुआ था, लेकिन हमें ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना ही किसी और को। फिर आखिरकार हम उन बाबा के पास पहुंच ही गए तो उन्होंने बताया कि इसके ऊपर 1 या 2 नहीं बल्कि पूरी 5 आत्माओं से घिरा हुआ है, जिसमें एक पूरी आत्मा औरत की भी है। इसने नींबू पर पैर रख दिया था, इसलिए उस काली शक्ति इसके पीछे पड़ गई। उसके बाद बाबा ने एक ताबीज़ दिया, जिसे उन्होंने कहा कि इसे कभी मत उतारना, अगर उतार दिया तो वो आत्मा फिर से उसके शरीर के अंदर आ जाएगी। हमने बाबा की जी को धन्यवाद बोला और वहाँ से चले गए। परसों एक बर्थडे पार्टी थी जो मेरे भाई के दोस्त की थी, तो वो चला गया। वहाँ उसके थोड़ी देर बाद उसका दूसरा दोस्त आया और उसने हमें बताया कि तुषार बेहोश हो गया है, और जब वो उठा तो उसने एक लड़के को गर्दन से पकड़ के उठा लिया था। जब जल्दी से वहाँ पहुँचे तो हमने सब समझ में आ गया। एक्चुअली मेरे भाई की एक लड़के से लड़ाई हो गई थी और उसने इसी मारपीट में उसका ताबीज़ निकल के गिर गया और फिर से वही सब शुरू हो गया। वही आत्माएं उसके पीछे फिर से आ गईं। अब हम दोबारा उन्हीं बाबा के पास जाने के लिए निकल रहे हैं। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई के लिए प्रेयर करें कि जल्दी से जल्द मेरा भाई ठीक हो जाए। तो दोस्तों, ये घटना विशाल शर्मा की है, जिन्होंने कि हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी स्टोरी बताई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानियाँ अच्छी लगी होंगी। अब मैं आपको आज की आखिरी कहानी सुनाना शुरू करता हूँ। हमारे गांव से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा जंगल है, जिसे पार करके ही हमारे खेतों में जाया जा सकता था। दिन के समय वह जंगल जितना सुंदर दिखता था, रात के समय उतना ही रहस्यमयी और डरावना लगता था। उसके विषय में तरह तरह की कहानियाँ भी प्रचलित हैं।
हमने गांव के बड़े बूढ़ों के अक्सर यह कहते हुए भी सुना है कि रात के समय वहां पे आत्माएं भटकती हैं। कभी घुंघरू की आवाज़ें तथा कभी दिल दहलाने वाली चीखें अक्सर यहाँ पे सुनाई देती हैं। शुरुआत में लोग इन बातों को महज अफवाह और बकवास मानते थे, लेकिन एक सुबह जब उस जंगल में एक आदमी की लाश मिली तो पूरे गांव में दहशत फैल गई। हैरत की बात यह थी कि उस आदमी के शरीर पे कहीं कोई चोट वगैरह का निशान भी नहीं था, मगर एक बात ऐसी थी जिसने सभी के होश उड़ा कर रख दिए थे, और वह बात थी कि उस आदमी की आंखें, जो कि अब भी खुली हुई थी और इतनी ज़्यादा लाल थी जैसे उसके शरीर का सारा खून उनमें ही उतर आया हो। जिस किसी ने भी यह देखा वह डर से कांप गया और शरीर में एक भय और सिहरन की लहर सी दौड़ गई। रही सही कसर एक तांत्रिक ने पूरी कर दी जब उसने बताया कि यह काम किसी जंगली जानवर या इंसान का नहीं है, बल्कि किसी प्रेत आत्मा का है। उसके बाद उस वन के बीचों बीच एक छोटा सा मंदिर बनवाया गया ताकि प्रेत आत्माओं की दहशत कुछ कम हो सके। इसके बाद कुछ समय तक यह घटना हर किसी के दिलो दिमाग पर हावी रही, मगर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा। मगर यह तो सिर्फ एक शुरुआत भर थी। आगे जो कुछ भी होने वाला था वो काफ़ी खौफनाक था, जिसका गवाह मैं भी बनने वाला था। सर्दी का मौसम आ गया था, ठंड भी चरम पर पहुंच रही थी। रात होते ही चारों ओर घने कोहरे की एक चादर सी बिछ जाती थी। इस घने कोहरे में हाथ को हाथ तक सुझाई नहीं देता था। ऐसी ही एक सर्द रात में मैं और मेरा पड़ोसी भीमा खेतों की सिंचाई के लिए गए हुए थे। रात का समय होने के कारण हम दोनों उस जंगल से ना होकर एक दूसरे लंबे रास्ते से गुजरते हुए खेतों तक पहुंचे थे। रात के 12 बज गए थे। ठंड अपने पूरे शबाब पर थी। हमने सर्दी से बचाव के लिए आग लगा रखी थी। वह मनहूस जंगल भी उस जगह से ज़्यादा दूर नहीं था कि अचानक हमारे कानों में एक दिल दहला देने वाली चीख पड़ी और रात के सन्नाटे को भंग करके चली गई। चीख किसी औरत की लग रही थी। मेरे तन बदन में डर की एक लहर सी दौड़ गई। मैं लड़खड़ाती सी आवाज़ में बोला, भीमा, तुमने कुछ सुना? उस औरत की चीख। भीमा, जो अपने नाम के जैसा ही लंबा तगड़ा था, वह खड़ा हो गया और बोला, हाँ, मैंने भी वह चीख बिल्कुल साफ सुनी है, जो कि उस जंगल की तरफ से आई है, जिससे लग रहा है कि कोई औरत उन रूहों का शिकार बनने वाली है या फिर बन भी चुकी है। अभी हम यह सब कह ही रहे थे कि फिर से बचाओ बचाओ के साथ रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगी। यह सब सुनकर हम दोनों काफ़ी विचलित हो गए। अचानक मन में कुछ निश्चय कर भीमा ने हाथ में लाठी ली और जंगल की ओर चल दिया। यह सब देखकर मैं उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उससे बोला, यह क्या पागलपन कर रहे हो भीमा? जानते भी हो क्या करने जा रहे हो तुम? यह सब एक चाल हो सकती है हमें फंसाने की। अगर इस समय हम जंगल में गए तो समझो इस दुनिया से चले जाएंगे, और अगर कोई अबला सचमुच ही वहाँ खतरे में है तो क्या हम उसकी सहायता ना करें? ये कह के उसने छोड़ दिया और वो अंदर की तरफ फिर से जाने लगा। झुंझलाहट में भीमा बोला। उसके इस सवाल से मैं भी चुप हो गया था। उसके हट के सामने मेरी एक भी ना चली और भीमा भागते हुए कुछ ही समय में उस भयानक जंगल के अंदर घुस गया। मुझे ना चाहते हुए भी उसका साथ देना ही पड़ा। थोड़ी देर बाद ही हम घने जंगल के बीचों बीच खड़े थे। घनी ओस में नहाए पेड़ पौधों से पानी की बूंद सी टपक रही थी। घने कोहरे में हम आंख फाड़ फाड़ कर देखने का प्रयास कर रहे थे। इतनी देर में ही एक बार फिर से उस औरत की चीखें हमारे कानों में पड़ी। भीमा और मैं चीख की दिशा में भागे। हम थोड़ी दूर ही पहुंचे थे कि तभी सामने से बहुत तेजी से कोई भागा आया और भीमा से आके टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि भीमा जैसा बलशाली आदमी भी खुद को नहीं संभाल सका और धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। मैंने देखा कि उससे टकराने वाली एक औरत थी, या फिर यूँ कहें एक खूबसूरत औरत थी, तो यह कहना कुछ गलत नहीं होगा। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। बहुत ही खूबसूरत थी वो।
डर के मारे वह भीमा से लिपट गई और चीखते हुए कह रही थी, मुझे बचा लो, वे मुझे मार देंगे। एक दहशत सी उसके दिलो दिमाग पर काबिज थी। इतना कहकर वह भीमा की बाहों में अपने होशोवास खो बैठी और बेहोश हो गई। भीमा तो जैसे उसकी खूबसूरती देखकर अपनी सुध बुध ही खो चुका था। उसे बेहोश देखकर वह जैसे नींद से जागा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, जा जल्दी से पानी लेकर आ, क्योंकि इसे होश में लाना जरूरी है। इस सारे मामले को देखकर मैं अभी तक शंका में पड़ा हुआ था कि पता नहीं वो कौन थी जिसे लेकर मेरी छठी इंद्री मुझे खतरे का आभास दे रही थी। मैंने भीमा को जवाब दिया, होश में तू आ मेरे भाई और अपनी जान बचाकर भाग यहाँ से। भीमा मेरे इस जवाब पर चिढ़ भी गया और बोला, ठीक है, अगर तू नहीं जाएगा तो फिर मैं ही चला जाता हूँ। उसके हट के सामने आखिरकार फिर से मैं झुक गया। मैं पानी लेने वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही एक मंदिर मौजूद था, जिसके पास ही एक पुराना कुआं भी मौजूद था। मैंने कुएं से पानी खींचा और इधर उधर नज़र दौड़ाने पर एक टूटी सी बाल्टी नज़र आई। मैंने उसमें पानी लिया और जल्दी से वहाँ की तरफ चल पड़ा। मैं भी रास्ते में ही था कि छम छम की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत अपने घुंघरू खनखनाती हुई वहाँ से गुजर रही हो। मेरा दिल अब जोर जोर से धड़कने लगा। मैं और भी तेज तेज कदमों से वहाँ से भागा। उसी समय एक बार फिर से दिल दहला देने वाली चीखों से सारा जंगल जैसे दहल उठा, मगर इस बार चीखें किसी औरत की नहीं बल्कि भीमा की आवाज़ थी। मैंने हाथों से पानी का बर्तन छूट कर गिर पड़ा और मैं सरपट उस ओर भागा जहाँ से भीमा और उस खूबसूरत औरत मौजूद थे। वहाँ पहुंचकर जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, उसे देखकर भय से मेरी आंखें जैसे फट पड़ी और मेरे हलक से जोरदार चीख निकल गई। सर्दी होने के बावजूद सारा शरीर पसीने से नहा गया। उस सुंदर औरत के स्थान पर एक भयानक चुड़ैल मौजूद थी, जो भीमा की छाती चीरकर उसका खून पी रही थी। मेरी चीख सुनकर उसने अपनी गर्दन मेरी तरफ घुमाई। उसकी आंखें अंगार सी दहक रही थी, नुकीले दांतों से खून निकल रहा था। इस खौफनाक दृश्य से मेरी एक बार को सुन्न कर दिया, मगर दूसरे ही पल मैं चीखता चिल्लाता हुआ वहाँ से सरपट भागा। होश नहीं था कि मैं किस ओर भाग रहा था। भागते भागते कहीं गिर गया और फिर बेहोश हो गया। इसके अगले दिन जब मुझे सुबह होश आया तो मैंने खुद को अपने घर वालों के बीच में पाया और मुझे बताया गया कि जंगल में टुकड़ों में बटी हुई एक लाश मिली थी, जो कि और किसी की नहीं बल्कि भीमा की थी। ये बहुत ही डरावनी घटना थी, जिसने मेरे पूरे जीवन को ही बदल के रख दिया। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कुछ सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको ऐसी कहानियाँ और अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे और वीडियो डालने के लिए मोटिवेशन मिले। तो